लीगल पॉइंट पे आज हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर से संबंधित कानून की। आज का ये एपिसोड उस हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसका बच्चा किसी ऐसी जगह फैक्ट्री में काम करता है जहां उसके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि एक बच्चा अगर किसी जोखिम वाली जगह पर काम करता है तो उस पर कानून क्या कहता है। जिस उम्र में एक मासूम के खेलने कूदने की उम्र होती है, उसी उम्र में कई मासूमों को काम करना पड़ता है। कभी गरीबी तो कभी पारिवारिक दबाव की वजह से कम उम्र में भी बच्चे काम करते हैं। लेकिन अगर कानून की बात की जाए तो कानून इन बच्चों के लिए वो प्रावधान करता है जिससे इन बच्चों के हितों की रक्षा की जा सके। 1996 में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जोखिम वाले उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को वहां से निकाले और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अगर कोई नियोक्ता किसी बच्चे से काम कराता है तो उसे 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और ये रकम मजदूरी करने वाले बच्चों की भलाई के लिए बनाए गए फंड में डाली जाएगी। बचाए गए हर बच्चे के परिवार में किसी वयस्क व्यक्ति को नौकरी, साथ ही इस बाबत बनाए गए फंड में 5,000 रुपए अंशदान, बच्चे के नाम पर फंड में जमा की गई 1,000 रुपए की राशि का ब्याज परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाए जब तक बच्चा स्कूल जाए। सुप्रीम कोर्ट के ये जो जजमेंट है ये सभी राज्य के ऊपर लागू होगी और चाइल्ड इस जजमेंट के मुताबिक चाइल्ड उसी को माना जाएगा जो 14 साल की उम्र के नीचे हो। हमने आपको बताया कि बाल मजदूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश उन उद्योगों के लिए थे जहां जोखिम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पर बच्चे काम कर सकते हैं। बाकी जगहों पर काम करने के लिए कोर्ट का कहना है कि गैर जोखिम वाले संस्थानों में बच्चों के 6 घंटों से ज्यादा काम करने पर रोक हो। नियोक्ता की ये जिम्मेदारी होगी कि वो 2 घंटों तक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करे। आप ये जान लें कि ये सारा खर्चा नियोक्ता की जिम्मेदारी होगा। बच्चे नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं जो 14 साल के नीचे की उम्र की हो, लेकिन वो लोग ओवर टाइम नहीं कर सकते और शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक वो काम नहीं कर सकते। तो आप ये जान लें कि अगर आपके पास किसी व्यक्ति के बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है तो उन बच्चों को बचाया जा सकता है। आप चुप न रहें, उनकी मदद करें, क्योंकि कानून आपके साथ है। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोरा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि आखिर चाइल्ड लेबर पर कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सनी इस वक्त करनाल से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। सनी, अपना सवाल पूछें। सनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सनी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है सनी से हमारा जो है संपर्क नहीं हो पा रहा। राजीव जी, बहुत कई बार हमको देखने को मिलता है कि बाल मजदूरी जो है हम बहुत अक्सर जगह देखते हैं कि कई फैक्ट्रीज में बच्चे काम कर रहे होते हैं। हैजर्डस इंडस्ट्रीज, चाहे जैसे स्टोन क्रशिंग की इंडस्ट्री है, अभी हमने पैकेज में भी देखा कि बच्चे जो हैं ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकता है उनके स्वास्थ्य के लिए। ऐसे मामलों में एक आम आदमी क्या करे अगर उसको पता लगता है कि बाल मजदूरी हो रही है? वो कहां जाए, किससे बात करे? वो अपनी शिकायत कर सकता है। लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लेबर इंस्पेक्टर हैं, और वो वहां जाके अपनी शिकायत लेबर इंस्पेक्टर को कर सकता है। अगर डायरेक्ट उसे नहीं पता है कि उनका ऑफिस कहां है तो वो पुलिस में भी कंप्लेंट सीधी दायर कर सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीधा एक व्यक्ति पुलिस में जाके बात कर ले? हाँ, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि आम आदमी को पता ही नहीं है कि लेबर, जो चाइल्ड लेबर है, उस पर कानून क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत कम लोगों को होगा जिनको पता होगा कि ऐसा भी कोई फैसला है कि फंड बनेगा, उसमें राशि जमा होगी, उसका ब्याज मिलेगा, वो एक बच्चे की भलाई के लिए यूज होगा। तो ये आप बताएं कि ये चीजें इंप्लीमेंट कैसे की जाए, आम आदमी को कैसे बताया जाए? 10 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्पेसिफिकली सारी चीजें मेंशन की थी कि सरकार को डायरेक्शन की थी और लेबर मिनिस्ट्री को मॉनिटरिंग कमेटी का इंचार्ज बनाया था और ये डायरेक्शन दी थी कि आप जो है लॉज बनाएं और पर्टिकुलरली पहले कैलकुलेट करें कि कितने
कितने जो है हमारे चिल्ड्रन लेबरिंग जो काम करते हैं हर स्टेट वाइज, और स्टेट्स की भी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि वो कैलकुलेट करें और उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन की व्यवस्था करें। और जो जजमेंट था उसमें हर चीज स्पेसिफिक मेंशन थी और डायरेक्शन थी लेबर मिनिस्ट्री के साथ साथ स्टेट्स गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, सोमनाथ जी हिसार से। सोमनाथ जी, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। आपने हमें ईमेल लिखा था, आप अपना सवाल पूछे, हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हमारा थोड़ा सा बहू और बेटे का फैमिली कंफ्लिक्ट है। जी जी। और ये बातें तो वैसे लंबी है, मैंने ईमेल में आपको संक्षिप्त में बता दिया है। जी जी। मेजर पॉइंट ये है कि वो 8 मार्च से घर में बिना बताए, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया और हमें भी नहीं बताया, और उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प से दिल्ली में नौकरी ले ली, जबकि वो हिसार में परमानेंट नौकरी कर रही थी। वो तो यहाँ से क्विट कर गई। जी जी जी। तो उस दिन के आज तक बच्चा भी अपना साथ में ले गई, बाप को, पिता को बच्चे से बात करवाई ना, हमसे ना अपने हस्बैंड से कोई बात हुई। आप जानना क्या चाहते हैं सोमनाथ जी? बस आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आप क्या रिलीफ चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ इस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम दो चीज आपको बताएंगे। एक, बहू के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, दूसरा, बच्चे की कस्टडी के लिए क्या किया जा सकता है। राजीव जी, इनका साफ केस है, जो इनकी बहू है परिवार को छोड़कर दिल्ली में आकर सेटल हो गई हैं, जॉब यहां पर कर रही हैं, और जो अपना घर है वो पूरे जो संबंध हैं वो एक तरह से खत्म नहीं किए लेकिन अबेयंस में डाल दिए एक तरीके से। ये क्या कर सकते हैं? ये अपने वहां हिसार में ये रहते हैं, तो ये वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रेस्टिट्यूशनल ऑफ कंजुगल राइट्स का केस जो है ये फाइल कर सकते हैं, और उसमें कोर्ट उनको बुलाएगी और पूछेगी कोर्ट से कि भाई आपने साथ रहने से किस वजह से इनकार किया, और उससे कोशिश करेगी कि इनका जो पारिवारिक समझौता हो जाए और ये दोबारा उनको अपने हस्बैंड को ज्वाइन। राजीव जी, एक चीज और कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का आम आदमी के लिए क्या मतलब है, ये भी आप इनको बताने की कोशिश करें। आम आदमी का ये है कि हस्बैंड या वाइफ जो कोई भी छोड़ के चला गया है, अपने आप को संबंधों से अलग कर लिया है, तो वो उनमें से दूसरा अगर चाहे, अगर वाइफ चली गई है तो हस्बैंड सेक्शन 9 का केस डाल सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अगर वाइफ जो है हस्बैंड चला गया है तो वाइफ डाल सकती हैं वो। और उसमें सिर्फ यही है कि आपको आपके जो राइट्स हैं एज ए हस्बैंड और वाइफ वो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। आप इनके बेटे की जो वाइफ है वो इनको अलग नहीं कर सकती, उसको पारिवारिक जिम्मेवारी निभानी होगी, ये हमारा लॉ कहता है। अच्छा, सोमनाथ जी अभी ऑनलाइन हैं, आप लाइन पे हैं क्या? हाँ जी, मैं लाइन पे हूँ सर जी। जो बच्चे की उम्र है वो क्या है जो लेके चली गई है बहू? 7 साल की है जी। 7 साल का बच्चा है। अगर कस्टडी चाहते हैं तो ये क्या ये कस्टडी चाहते हैं तो गार्डियनशिप एक्ट में ये अपना केस फाइल कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि लॉ ये कहता है कि 5 साल तक का अगर बच्चा है तो वो जो है मदर के पास रहेगा, मगर उसके बाद अगर वो बड़ा है तो वो उसकी कस्टडी फादर ले सकता है। चलिए, उम्मीद है सोमनाथ जी आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। साफ तौर पर बता दिया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, उसकी आप पिटिशन डाल सकते हैं, साथ ही कस्टडी का आप केस कर सकते हैं। दोनों केसेस जो हैं उनका रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। एक और कॉलर हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं, सनी, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पर। सनी, अपना सवाल पूछें। हेलो सर। जी सनी जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी सर। सर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था अपना जी 2 फरवरी को। जी जी। तो उनके कहने के मुताबिक वो कह रहे हैं 23 मार्च को हमने भेज दिया सर। जी जी। तो आज 7 महीने हो चुके हैं, वो पासपोर्ट मेरे पास आया नहीं है, और मैं वहां जाता हूँ, मुझे कभी कहते हैं आज आ जाओ, कल आ जाओ, 2500 रुपया और दो, ये दो वो दो, ऐसा कोई प्रोसीजर बता रहे हैं वो। जी जी। आपको उन्होंने ये बताया कि आपका पासपोर्ट बन चुका है? हाँ जी, बन चुके हैं, मेरे पास पासपोर्ट नंबर भी है, डिस्पैच नंबर भी है, वो जो स्पीड पोस्ट नंबर है वो शो नहीं करता वहां नेट पे। अच्छा, इनका एक पेक्यूलियर सवाल है, बहुत आमतौर पर यह समस्या देखी जाती है कि पासपोर्ट बन गया लेकिन पहुंचा नहीं, ये क्या करें? जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो 2500 रुपए मांग रहे हैं, तो आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले राजीव जी इनको ये ना बताया जाए कि आरटीआई में पहले तो पूरा डिटेल निकाल लें। पहले आप आरटीआई के तहत सारी इंफॉर्मेशन लें कि क्या पोजीशन है और किस रीजन से जो है आपका ये पासपोर्ट आपको नहीं पहुंचा है, जो कि लॉ ये है कि आपका जितनी जल्दी हो सके, ये लॉ तो ये है कि अगर आपको अर्जेंट जरूरत है तो विद इन 3 डेज जो है वो आपको बना के पासपोर्ट दिया जा सकता है इमरजेंसी में। मगर अगर आपने रेगुलरली ऑन रूटीन बेसिस आपने जो है फॉर्म जमा कराया, सबमिट कराया है, तो आप पहले आरटीआई के थ्रू आप सारी डिटेल लें, उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लें।
और अगर वो रिश्वत मांग रहे हैं तो आप उसकी कंप्लेंट जो है विजिलेंस में कर सकते हैं और पुलिस में कर सकते हैं, ताकि उनको रेड हैंडेड आप पकड़वा सके। एक चीज और जानना चाहेंगे राजीव जी, क्या ये कोर्ट में जा सकते हैं इस मामले में, कोई डायरेक्शन दिलवा सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस को कि आप हमें हमारा पासपोर्ट दीजिए, या तो बताइए कि कहां गया, प्रूफ ऑफ डिलीवरी दिखाइए, क्या ये कोर्ट जा सकते हैं इस मामले में? मगर कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं, मगर उससे पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करें, आरटीआई लगा के वो सारी इंफॉर्मेशन ले, उसके बाद आप कोर्ट भी जा सकते हैं। तो उम्मीद है सनी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। साफ तौर पर आपके लिए रास्ता बचता है कि आप सबसे पहले आरटीआई लगाएं, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है पूरे वो निकालें, जानकारी निकालें कि पासपोर्ट कब इशू हुआ, डिस्पैच नंबर क्या था, किसके थ्रू भेजा गया, वो सारी जानकारियां आप निकालें। उसके बाद आप अदालत में जाकर यह भी मांग कर सकते हैं कि पासपोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्शन दी जाए कि वो आपका पासपोर्ट आपके हाथ में दे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का और हमारे जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लीगल पॉइंट।